चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल। और शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा विलंब हो गया हूं, उसके लिए आप सभी से सॉरी बोल रहा हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास। तो देखिए, यहां पर कल मैंने आप लोगों को टीथ के बारे में यानी कि ओडोंटोलॉजी के संबंध में जानकारी दिया था। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान के बारे में आपको कल जानकारी दी गई थी। आप लोगों की कमेंट्स को देखा था, जिसमें से एक दो लोगों ने कहा कि सर एक बार उसको फिर से समझा दीजिएगा। तो आइए देखें। कल मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में जो दांत होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे बोला जाता है इंसीजर, हिंदी में कृंतक। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है कैनाइन यानी कि रदनक। चौथा है प्रीमोलर। अग्र चवर्णक। तीसरा है अग्र चवर्णक। चौथा है मोलर यानी कि चवर्णक। और फिर इसकी संख्या भी आपको बताई गई थी। इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 12। 8 यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में। तो टोटल दांत की संख्या 8 + 4 8 12 8 + 4 12 8 20 12 32 दांत। 16 दांत ऊपर होता है और 16 दांत नीचे होता है। यहां तक का आपको जानकारी दी गई थी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इस 32 दांत में से 20 दांत ऐसे होती हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं और 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 1 बार निकलते हैं। तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि इस 20 दांत में से 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलेंगे। 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार निकलेंगे और 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 1 बार निकलेंगे। तो पेज को मैं चेंज करूंगा। नेक्स्ट पेज पर 32 में से 20 दांत 2 बार, और इसी को दूध के दांत भी कहा जाता है, और 12 दांत 1 बार निकलते हैं। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो आप कर दोगे 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मनुष्य में कितने दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं, तो आप बताएंगे कि मनुष्य में 12 दांत ऐसे होती हैं जो जीवन में 1 बार निकलते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है कि ये 20 दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, ये कौन कौन से दांत हैं, कौन कौन से दांत हैं। तो इसके लिए 20 दांत कौन कौन से हैं वो देखिए। इंसीजर यानी कि पहला, प्लस कैनाइन, प्लस मोलर। ये देखिए, इंसीजर की संख्या 8, कैनाइन की संख्या 4,
मोलर की संख्या टोटल है 12, लेकिन 12 नहीं, 12 में से केवल 8 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो 8 + 4 + 8 बराबर कितना हो गया? 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मोलर की टोटल संख्या होती है 12, यहां पर मैंने बताया है ना 12, लेकिन इस 12 में से केवल 8 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। इसलिए 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई? 20। अब अगर हम 12 दांत की बात करें, कौन कौन से 1 बार निकलते हैं? तो प्रीमोलर प्लस मोलर, प्रीमोलर 8, मोलर यहां पर देखिए 12 था, 12 में से 8 2 बार, तो 4 दांत 1 बार, टोटल कितना हो गया? 12 दांत। ये 12 दांत कितनी बार निकलते हैं? केवल 1 बार निकलते हैं। अब इसी को अगर आप फिगर के माध्यम से देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है दांत 1 2 3 4, फिर इन दांतों के कोनों पर देखिए तो एक दांत ऐसे नुकीला रहता है, सामने के 4 दांत, फिर उन चारों दांतों के कॉर्नर पर एक दांत नुकीला है, फिर ये जबड़े से अंदर की ओर मुड़ने लगता है। तो 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 1 2 3, ये कितने दांत हो गए? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दांत ऊपर। ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 4, और फिर इन दांतों के कॉर्नर पर एक दांत नुकीला, फिर 1 2, इधर भी 4 दांत, फिर ये दांत और चौड़ा हो जाता है जिसे चवरड़क कहते हैं। इस तरह ये है दांतों का अरेंजमेंट जबड़े में। यानी कि यहां पर देखिए ये है 8 दांत, तो ये 8 दांत यही है नीचे वाला 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, ये इस तरीके से 8 दांत, ये है पहला वाला। फिर आपने लिखा था ना कैनाइन आपने लिखा था 4, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये देखिए ये जो नुकीला वाला दांत है ये है कैनाइन, 2 ऊपर है और 2 नीचे है। फिर आपने यहां पर देखा है प्रीमोलर 8 है, तो यहां पर देखिए प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे, और फिर मोलर 12 6 ऊपर और 6 नीचे, इस तरीके से होता है। अब हमें इसे देखना है कौन कौन से दांत जीवन में 2 बार निकलेंगे। तो ये देखिए ये वाला दांत जीवन में 2 बार निकलेगा, यानी कि 8 दांत पूरा ऊपर, ये वाला 8 दांत जीवन में 2 बार, फिर ये वाला 4 दांत भी, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, कितना हो गया? 4 4 8 4 12। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये टोटल 12 दांत है, 6 नीचे है 6 ऊपर है, तो शुरू के ऊपर से 4 दांत और शुरू के नीचे से 4 दांत, ये भी 2 बार निकल गया। तो 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दांत हो गया। अब सुनिए, ये दांत 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे केवल 1 बार, तो 8 दांत 1 बार हो गया। और ये देखिए लास्ट पेयर ऑफ मोलर, सबसे अंतिम जोड़ी मोलर का 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर, ये भी कितनी बार निकलता है? 1 बार निकलता। समझ में आया?
तो ये जो 8 दांत होता है ये एक बार निकलता है। ये 4 दांत कौन सा है? मोलर का अंतिम जोड़ी है, सबसे लास्ट वाला। 2 दांत ऊपर, 2 दांत, एक दांत इधर, एक दांत इधर, 2 दांत ऊपर, फिर ऐसे ही नीचे की ओर, ये एक बार निकलता है। फिर यहां पर देखिए, ये एक बार निकलता है, ये भी एक बार निकलता है, लेकिन निकलने का टाइम अलग अलग है। ये 12 वर्ष की आयु में निकल जाता है। कौन सा? प्री मोलर। लेकिन मोलर का 4 दांत, यानी ये लास्ट वाला जो दांत है, ये लगभग 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। इसलिए इस दांत को बुद्धि के दांत या विजडम टीथ कहा जाता है, बुद्धि के दांत कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में किस दांत को बुद्धि के दांत कहते हैं? तो मनुष्य में जो चवर्णक का अंतिम जोड़ी होता है, यानी कि लास्ट पेयर ऑफ मोलर जो होता है, उसे बुद्धि के दांत कहते हैं। और मनुष्य में बुद्धि के दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में बुद्धि के दांत की संख्या 4 है, 2 ऊपर है, 2 नीचे है। क्लियर हुआ? अब आती है नेक्स्ट पेज पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ही चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मनुष्य में 20 दांत। 20 दांत कौन कौन सा? इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस मोलर लिखे रहेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। 8 + 4 + 8 = 20। जीवन में 2 बार निकलते हैं। जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे बुद्धि के दांत, इसलिए इसे द्विबारदंती इंग्लिश में डाइफियोडोंट या दूध के दांत, मिल्क टीथ कहा जाता है। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मनुष्य में 12 दांत, 12 टीथ। 12 दांत कौन कौन सा? प्रीमोलर प्लस मोलर, और ब्रैकेट में भी लिख लीजिए लास्ट पेयर, अंतिम जोड़ी। तो 8 + 4 = 12। जीवन में एक बार निकलती हैं। इसलिए इन्हें एक बार दंती मोनोफियोडोन कहा जाता है। तो मनुष्य में कितने दांत 2 बार और कौन कौन से दांत 2 बार, वो आपने देख लिया। मनुष्य में कितने दांत 1 बार और कौन कौन से दांत 1 बार, वो भी आपने देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पेज को चेंज करेंगे और कुछ और जानकारी पर विचार करेंगे।
तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिखिए, चवर्णक का अंतिम जोड़ी, चवर्णक का अंतिम जोड़ी यानी कि जो सबसे लास्ट वाला 2 दांत ऊपर है 2 दांत नीचे, अंतिम जोड़ी 4 दांत, 2 + 2 यानी 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दांत लगभग 24 वर्ष की आयु तक निकलता है। इसलिए इसी बुद्धि के दांत, विजडम टीथ कहा जाता है, कहा जाता है। ये चीज आपने देख लिया कि मनुष्य में 4 दांत जो कि मोलर का लास्ट ईयर है, ये लगभग 24 वर्ष की आयु तक निकलता है, इसलिए इसे बुद्धि के दांत कहते हैं। तो यहां पर आपने ये देखा, अब किसी किसी में ये दांत जो होता है वो नहीं निकलता, यानी कि ये जो 4 दांत है वो किसी किसी में नहीं निकलता है। और जब नहीं निकलता है, देखिए यहां पर हिमांशु ने पूछा है कि राम सर कैसे हैं अब। तो राम सर ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था और थोड़ा सा पैर में और हाथ में चोट आई है, तो 1 2 3 दिन तो दर्द रहेगा, इसलिए शायद आज की क्लास नहीं चलेगी और कल की क्लास नहीं चलेगी, फिर परसों से वो अवेलेबल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। अब देखिए यहां पर इसे विजडम टीथ कहा जाता है और किसी किसी में ये दांत जो होता है वो नहीं निकलता। जिसमें ये दांत नहीं निकलता उसमें 28 दांत ही होता है। इसका बुद्धि का दांत नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि 24 वर्ष की आयु तक निकलता है और तब तक ये मान लिया जाता है कि बुद्धि पूरी तरीके से डेवलप, मस्तिष्क का विकास पूरी तरीके से हो चुका रहता है, इसलिए इसका नाम विजडम टीथ रखा गया है। और दूसरी चीज जो ही मैं बता रहा था कि किसी किसी में ये दांत नहीं निकलता, तो ऐसे लोगों में 28 दांत ही होते हैं। जिसमें ये दांत नहीं निकलता तो उसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि वो बुद्धिमान नहीं होता होगा, इसलिए वो उसमें ये 4 दांत नहीं निकला तो 28 दांत ही रह गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बुद्धिमान होता है, बस किसी कारणवश नहीं निकला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी में 33 दांत हो गया तो क्या होगा। किसी में 33 दांत भी तो होता है, कहीं इधर उधर से एक दांत निकल आता है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, वो असामान्य परिस्थिति है। हम मतलब क्लास में कोई भी चीज जो पढ़ाई जा रही है वो तो नॉर्मल कंडीशन में पढ़ाई जा रही है, ओवरऑल सब में क्या होता है उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। अब किसी किसी में पता चला ये 5 अंगुलियां हैं तो एक अंगुली इधर से निकल आई तो 6 अंगुलियां हो गई, तो ये मैं थोड़ी लिखा सकता हूं कि मनुष्य के हाथ में 6 अंगुलियां होती हैं, इस तरीके से तो लिखा नहीं सकता।
नॉर्मल चीज जो है मैं वही लिखाऊंगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में बात चल रही है। अब यहां पर दांत से रिलेटेड एक आर्टिकल ऐसा है जो बहुत पेपर में आ रहा है, इतना आ चुका है कि आपने उसको इतना दिख लिया होगा कि वो बिल्कुल आपको याद होगा। और वो आर्टिकल है दंत सूत्र, यानी कि डेंटल फार्मूला। तो हेडिंग बना लीजिए, दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला। तो दंत सूत्र निकालने के लिए एक तरीका है, DF यानी डेंटल फार्मूला इज इक्वल टू ऊपरी जबड़े के दांत बटे में निचले जबड़े के दांत गुणे 2। और ये गुणे 2 यानी कि इसे हम पेयर्स में रखते हैं, जोड़ी में, पेयर में निकालते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए यहां पर डेंटल फार्मूला कैसे निकल आएगा। ऊपरी जबड़े में इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, बटे में निचले जबड़े में भी इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। पेयर में हमें इसको निकालना है। तो ऊपरी जबड़े में इंसीजर है आपका 4, कैनाइन है आपका 2, प्रीमोलर है 4, मोलर है 6, बटे में 4, 2, 4, 6। इसे पेयर में अगर बदलना है, जोड़ी में अगर बदलना है, तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से हमने भाग दे दिया, तो फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला निकल करके आ गया 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। ये पेयर में आ गया और यही है मनुष्य के दांत का दंत सूत्र। इसका मतलब क्या है कि इंसीजर 2 जोड़ी ऊपर है, 1 जोड़ी कैनाइन ऊपर है, 2 जोड़ी प्रीमोलर ऊपर है, 3 जोड़ी मोलर ऊपर है और इसी तरीके से नीचे। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी है, ऐसे डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3 इंटू 2। ये है डेंटल फॉर्मूला। चाहे हम पेयर में लिखें, चाहे ऐसे गुणे 2 कर दें, बात एक ही है। आपसे ऑप्शन में ये भी सवाल पूछ सकता है, ये भी सवाल पूछ सकता है, जो पूछेगा वो आप करिएगा। जैसे पूछ लिया कि मनुष्य के दांत का दंत सूत्र है, तो 4 ऑप्शन में से आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, जो मिलेगा आपको वही करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आप मुख के बाद, मैंने आपको बताया था कि मुख के बाद ग्रसनी और ग्रास नली का नंबर आता है, ग्रसनी और ग्रास नली का, फिर आमाशय का आता है। तो यहां पर देखिएगा कि मैंने इस मुख के बारे में आपको पढ़ा दिया था, तालु के बारे में, फिर मैं आपको पढ़ा दिया जिह्वा के बारे में, फिर मैंने आपको लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने आपको दांत के बारे में पढ़ाया। यानी इतनी चीजों को मैंने पढ़ा दिया। अब भोजन ग्रसनी में आएगा और ग्रास नली में आएगा। भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो चुका है। लगभग 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हुआ है, क्योंकि लार में टाइलिन एंजाइम था और टाइलिन एंजाइम ने 5% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके शुगर में परिवर्तित कर दिया है। इतना सारी चीजें आप देख चुके हैं। यानी कि भोजन का पाचन मुख से शुरू हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका, यही हेडिंग बना लीजिए,
हेडिंग बना लीजिए, ग्रसनी तथा ग्रास नली। एक साथ इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। ग्रसनी तथा ग्रास नली, इंग्लिश में फायरिंग्स एंड इसोफेगस। अब याद करिए पहला दूसरा लेक्चर जहां पर मैंने आपको बताया था कि ग्रसनी आहार नाल का एक ऐसा अंग है जो भोजन और वायु दोनों का संवहन करता है। भाई ये जो ग्रसनी होता है इसमें नाक का छिद्र भी आकर के खुला हुआ है और इसी में मुख का छिद्र भी जाकर खुला है। तो ग्रसनी में नाक का छिद्र और मुख का छिद्र दोनों के छिद्र मिले हुए हैं, इसलिए जब हम नाक से वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु भी ग्रसनी में आएगा, और जब हम मुख से भोजन को ग्रहण करेंगे तो भोजन भी कहां पर आएगा? ग्रसनी में आएगा। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही है। देखिए ग्रसनी आहार नाल का ऐसा अंग है जो भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। भोजन तथा वायु दोनों का संवहन करता है। संवहन करता है। ग्रसनी से भोजन ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। ग्रास नली की सहायता से आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। जबकि वायु नली की सहायता से वायु नली की सहायता से फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। ये पॉइंट आपको मैं कई बार बता चुका हूं, फिगर भी बनाया था। जैसे ये है हमारा मुख और मुख के ठीक ऊपर होती है हमारी नाक, तो मुख का छिद्र और नाक का छिद्र दोनों एक ही अंग में आकर खुला है, जिसे बोलते हैं ग्रसनी। अब यहां से जो वायु है, भाई हमने नाक से वायु ग्रहण किया तो वायु भी ग्रसनी में, मुख से भोजन ग्रहण किया तो भोजन भी ग्रसनी में। तो यहां से ग्रसनी से ग्रास नली जो होगा वो जो है भोजन को लेकर के आएगा, और यहीं से वायु नली जो होगा वो वायु को फेफड़े में लेकर जाएगा। यानी यहां पर दोनों आ गया। तो भोजन यहां से ग्रास नली की सहायता से आमाशय में, और वायु नली की सहायता से फेफड़े में। तो आया तो एक ही जगह पर, फिर वहीं से दोनों अलग हो गया। वायु फेफड़े में चला गया, लेकर गया वायु नली, और भोजन आमाशय में चला आया, लेकर आया ग्रास नली। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रसनी तथा ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि
यहां पर कोई भी पाचक एंजाइम, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं ना कि भोजन का पाचन वहीं पर पॉसिबल है जहां पर भोजन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाएगा। यहां पर भोजन को पचाने वाला कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। यही कारण है कि यहां पर भोजन का पचन नहीं होता। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि आहार नाल के ऐसे कौन से अंग हैं जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। आहार नाल का ग्रसनी और ग्रास नली दो ऐसे अंग हैं जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि यहां पर कोई भी पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और भोजन ग्रसनी और ग्रास नली की सहायता से अब आ गया है भोजन कहां पर, आमाशय में, स्टमक में। बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, ध्यान से इसको पढ़िएगा। कितने सवाल पूछे जाते हैं वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको बताने चल रहा हूं। पहला पॉइंट, आमाशय में केवल, ये है पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का, और वो भी सर्वाधिक पाचन। ब्रैकेट में इसको लिखिएगा, सर्वाधिक पाचन। और ये भी लिख लीजिए कितना प्रतिशत, सर्वाधिक पाचन यानी कि 70% होता है। तो आमाशय में केवल प्रोटीन का, ब्रैकेट में सर्वाधिक पाचन यानी 70% होता है, होता है। अब देखिए इस एक लाइन में कितने सवाल। सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। प्रोटीन का आमाशय में कितना प्रतिशत पाचन होता है, तो प्रोटीन का आमाशय में 70%, 70% डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक। 70% प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है, आमाशय में होता है। अब देखिए यहां पर क्यों होता है, क्या रीजन है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। तो लिखेगा क्योंकि आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन, इंग्लिश में जरूर इसको लिखिएगा, पेप्सिन एंड रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आप, जरूरी नहीं है कि आप लोगों में से सब लोग सुपर टेट का ही एग्जाम देंगे। हो सकता है कि कुछ लोग पीसीएस तक भी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो बहुत पूछा जाता है पेपर में, अभी मैं बता रहा हूं। अभी आप केवल इस पेप्सिन और रेनिन का नाम याद रखें। और मैंने आपसे ये कहा है कि पेप्सिन और रेनिन का नाम आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा भी। पेप्सिन और रेनिन
एंजाइम पाए, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में सेम है लेकिन स्पेलिंग भी याद रखेगा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट, पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि अब रेनिन क्या करता है, जबकि रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो दूध में कौन सा प्रोटीन आप सभी को पता है, केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए सवाल, पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन, कौन पचाता है, रेनिन एंजाइम, कहां पर पचाता है, आमाशय में पचाता है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दूध का जो सफेद रंग होता है, दूध का सफेद रंग, वो भी केसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। सवाल पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था उस पर गौर करिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। ये चीज तो आप जान गए। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, तो आप धूमधाम से बता दीजिए कि आमाशय में होता है। बस उसको पेट में रखे रहिए और एग्जाम में पूछेगा तो सीट पर जाकर बस उल्टी कर, आमाशय उल्टी कर दीजिएगा। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है और आपने लिख लिया आमाशय में। प्रश्न पूछ लिया कि आमाशय में ही, प्रश्न को ध्यान से सुनिए, आमाशय में ही प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन क्यों होता है। अब यह प्रश्न पूछ लिया, तब आप क्या करोगे, क्योंकि आमाशय में पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम पाया जाता है, कर दोगे सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न पूछ ले कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है क्यों, तब वहां पर अगर आप ये लिखोगे कि पेप्सिन और रेनिन पाया जा रहा है, तब हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो जाए। क्योंकि इससे भी आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, इसका कारण जो अभी मैंने आपको बताया कि पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है, इससे भी बड़ा कारण एक और है। आमाशय में प्रोटीन को पचाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोला जाता है जठर ग्रंथि। सवाल ये बहुत पूछा जाता है कि जठर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो आमाशय में पाया जाता है। ये दिख नहीं रहा है क्या, जठर ग्रंथि, कैमरा सही से सेट नहीं किया गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये जो जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से कुछ पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी पहले कोशिका है, कोशिका का नाम लिखिए।
पहले समझ लीजिएगा, फिर आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी लिखना छोड़ करके आप पहले समझिए इसको। ये है सेल्स, और पहला जो सेल है उसे बोला जाता है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ये है पहला सेल। दूसरा है चीफ या जाइमोजन सेल्स, और तीसरा है म्यूकोस सेल। सेल्स, यहां से एक पदार्थ बनता है HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है, और यहां से बनता है एक एंजाइम पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन, और यहां से बनता है म्यूकस यानी कि श्लेष्म, और ये जो श्लेष्म होता है ये क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला है पेराइटल सेल, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिधीय कोशिका। चीफ को हिंदी में बोला जाता है मुख्य कोशिका, और इसे बोला जाता है श्लेष्मी कोशिका। श्लेष्मी कोशिका परिधीय यानी कि पेराइटल सेल से HCl, चीफ सेल से पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन, म्यूकस से म्यूकोस सेल से म्यूकस का निर्माण होता है। इतना आपने समझ लिया होगा। ये पदार्थ यहां से बनता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन और रेनिन आमाशय में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो रेनिन एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों बने कहां पर हैं? चीफ सेल से। और चीफ सेल किसमें है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो दूसरी कोशिका है चीफ सेल, यहां से पेप्सिनोजन बना है। पेप्सिन नहीं, पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन, रेनिन नहीं बना है, प्रोरेनिन बना है। लेकिन प्रोटीन को कौन पचाया है? पेप्सिन। केसिन प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है, उसको कौन पचाया है? रेनिन। लेकिन पेप्सिन, रेनिन, और बना है किस रूप में? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजन, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोरेनिन एंड रेनिन? तो उसका उत्तर यह है कि पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन का। ये जो पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, और ये जो प्रोरेनिन होता है ये भी इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। यानी कि जरूरी है कि इस पेप्सिनोजन को बदला जाए किसमें? पेप्सिन में, ताकि पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाए, और इस प्रोरेनिन को बदला जाए किसमें? रेनिन में, ताकि रेनिन एक्टिव हो जाए। रेनिन क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने प्रोटीन को खाया। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैं 7 बजे आपको क्लास लेने आता हूं, और मैं आ गया 6 बजे, तो 6 बजे से 7 बजे तक मुझे इनएक्टिव रहना पड़ेगा। तो मैं उस समय इनएक्टिव हूं। 7 बजे मैं एक्टिव हो गया और पढ़ाने लगा, यानी 1 घंटे मैं इनएक्टिव था, तो इनएक्टिव अतुल, और फिर 7 बजे एक्टिव अतुल। तो इनएक्टिव को एक्टिव में बदलने के लिए कोई होना चाहिए ना। मान लीजिए कि मैं हूं यहां पर, 6 बजे बैठा था, 7 बजे जैसे हुआ किसी ने मुझे बताया, अरे भाई आपकी क्लास है 7 बजे, तो मैं एक्टिव हो गया और आकर के पढ़ाने लगा। ठीक उसी प्रकार से
ये पेप्सिन होता है, ये जब बनता है आमाशय के द्वारा, जब बनाया जाता है तो वो इनएक्टिव होता है पेप्सिनोजन के रूप में, और रेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव होता है प्रोरेनिन के रूप में। तो प्रश्न ये है कि पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करेगा? यही पेप्सिन ही पेप्सिनोजन है और यही रेनिन ही प्रोरेनिन है, बस दोनों में फर्क ये है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, प्रोरेनिन इनएक्टिव है। और प्रोटीन को पचाएगा कौन? पेप्सिन और रेनिन, यानी इसको एक्टिवेट करना जरूरी है ना, सक्रिय करना जरूरी है। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, जो कोई कार्य नहीं करेगा, और एक्टिव मतलब सक्रिय, जो कार्य करेगा। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देना है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देना है। प्रश्न ये है कि कौन बदलेगा? तो HCl ने कहा कि भाई मैं बदलूंगा। HCl का कार्य होता है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है, और यही HCl प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके रेनिन में बदल देता है। याद रख, ध्यान से सुनिएगा, HCl का कार्य क्या है? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदलना, और दूसरा कार्य HCl का क्या है कि प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके रेनिन में बदल देना। अब इस HCl ने पेप्सिनोजन को एक्टिवेट किया पेप्सिन में और प्रोरेनिन को एक्टिवेट किया रेनिन में। अब यह पेप्सिन सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन कर देगा और रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन कर देगा। तो प्रोटीन को नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि प्रोटीन को किसने पचाया। नो डाउट प्रोटीन को पेप्सिन और रेनिन ने पचाया। पेप्सिन और रेनिन ने ही प्रोटीन को पचाया है। लेकिन पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट किसने किया, सक्रिय किसने किया? HCl ने। थोड़े समय के लिए सोचिए कि अगर HCl ना होता तो क्या प्रोटीन का पाचन हो पाता? कभी ना हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर HCl ना होता, मान लीजिए HCl नहीं है, तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता? और जब पेप्सिनोजन एक्टिवेट ही ना हो पाता तो प्रोटीन का पाचन ना हो पाता। अगर HCl ना होता तो प्रोरेनिन को एक्टिवेट कौन करता? और अगर प्रोरेनिन एक्टिवेट ना हो पाता तो प्रोटीन का पाचन ना हो पाता। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जितना जरूरी पेप्सिन और रेनिन, यानी जितना जरूरी प्रोटीन को पचाने वाले की है, उससे कहीं ज्यादा प्रोटीन को पचाने वाले को एक्टिवेट करने वाले की है। जैसे मान लीजिए मैं 6 बजे आया था, मैं सो गया, तो मैं तो आया हूं पढ़ाने के लिए और मैं सो गया हूं। 7 बजे डिपार्टमेंट से कोई गया और मुझे जगाया, मुझे कहा कि भाई क्लास है, आइए क्लास लो। तो आपकी क्लास क्यों चल पाई? क्योंकि वो जगाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मैं नहीं। मैं तो सो रहा था। अगर मुझे ना जगाया जाता तो मैं आपकी क्लास ना लेता, तो मेरे आने का कोई मतलब था नहीं। उसी प्रकार से अगर HCl ना होता तो शायद पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिवेट ना हो पाते, और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिवेट ना हो पाते तो प्रोटीन का पाचन ना हो पाता। भले ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन आप रखे रहिए, कोई मतलब ना रहता। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जितना जरूरी पेप्सिन और रेनिन है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी कौन है? HCl। तो सवाल पूछा जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डीपली जाकर सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है क्यों? पहला ऑप्शन दे दिया जाए, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तब बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? HCl सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ ज्यादा ही जरूरी होता है। समझ में आया? लेकिन ये जो HCl है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है। अगर किसी की त्वचा में छिड़क दिया जाए तो उसकी त्वचा में पीले रंग के फफोले पड़ जाएंगे। हमारे आमाशय में तो HCl बन रहा है, हमारे आमाशय की कोशिकाओं को जल जाना चाहिए, जलता नहीं है। कोई तो है ना सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये है नीचे श्लेष्म, जो कि छाट है। श्लेष्म कहता है
कि मैं HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो तीनों का कार्य समझ में आया। इसका कार्य क्या है? इन दोनों को एक्टिवेट करना। इन दोनों का कार्य क्या है? एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन को पचाना। और श्लेष्म का कार्य है HCl के हानिकारक प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों ये है आज की क्लास। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। बाकी मैं थोड़ा सा कमेंट आपको देखता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं चीज यहां पर आपके सभी लोगों के कमेंट को मैं देखता हूं, ऐसी बात नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ताकि मैं स्क्रीन के सामने आ सकूं। राज लक्ष्मी पांडे गुड मॉर्निंग, दीपिका गुड मॉर्निंग, पूजा मौर्य गुड मॉर्निंग, संतोष प्रसाद, पूजा मौर्य, रीना, प्रज्ञा गुप्ता, संतोष प्रसाद। सर आज क्लास नहीं चलेगी क्या? चल तो गई। माधुरी यादव, पूजा मौर्य, राजलक्ष्मी पांडे, अच्छा बार बार यही कमेंट। निशा जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबके कमेंट पढ़ना थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसमें कई पैनल हैं। एक साथ अगर सबके कमेंट आते हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, समझ में आया है? ताकि आगे प्राची त्रिपाठी क्लास बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू प्राची जी। अनुराधा अच्छी लगी। इसरत वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। हिना नाज सुपर। सर हम लोगों को कमेंट्स होने लगे राखे, ओके। अश्वनी पाल जी गुड मॉर्निंग, उबैद खान गुड मॉर्निंग, जागृति मौर्य गुड मॉर्निंग, खुशबू पाल गुड मॉर्निंग, दिवाकर शुक्ला क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दिवाकर भाई, सीता जी प्रणाम, सीता जी को प्रणाम। प्रगति पांडे जी चले। तो दोस्तों क्लास का फीडबैक आप जरूर दिया करिए क्योंकि आपके इस क्लास से नेक्स्ट क्लास का निर्धारण मैं करता हूं। यानी कि मुझे फिर से कौन सी चीजें बताना है वो सारी चीजें आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं लेकर के चलता हूं। इसलिए आप जरूर बता दिया करिए कि आपको कैसा लगा। कोई भी चीजें ना समझ में आए तो उसको भी आप शेयर किया करिए। चलिए मैं बाद में आप सबके कमेंट को देख लेता हूं। अंजलि माहौर ने लिखा है कि हम पुराने स्टूडेंट हैं, पहले हमारा कंप्लीट करवाओ। या अरे यार चलिए ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। क्लास कैसी लगी जरूर शेयर करिएगा।